सुप्रभात बच्चों। आपको पार्ट 1 नेताजी का चश्मा आधा भाग समझ आ गया होगा। अभी तक हमने देखा कि नगर पालिका जो थी वो कुछ ना कुछ कार्य करवाती रहती थी, तो उसने कस्बे में एक मूर्ति बनाने का निर्णय लिया। मूर्ति बनाने का काम स्थानीय कलाकार को दिया गया। क्यों दिया गया, इसके कारण भी मैंने आपको बता दिए थे कि उनके पास समय की कमी थी और चिट्ठी पत्री में काफ़ी समय बर्बाद हो गया था। बजट का उनको अनुमान नहीं था, बजट की कमी थी और अच्छे कलाकारों की जानकारी नहीं थी। और फिर उसके बाद आपने समझा कि हालदार साहब की एक आदत थी कि वो क्या करते थे, कस्बे में आते थे, रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति की ओर देखते रहते थे। और बस जब अनेक बार वो आए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती है, परंतु चश्मा बदल जाती है। तो वो कैसे बदल सकती है, आपको ये भी बताया गया था कि एक कैप्टन है, लंगड़ा कैप्टन है, एक चश्मे वाला है, कि वो विकलांग है शारीरिक रूप से, और उसको क्या नेताजी की मूर्ति जो थी वो बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, आहत करती थी। आहत क्यों करती थी? क्योंकि वो एक सच्चा देशभक्त था। उसके मन में देशभक्ति जो थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए बिना चश्मे की मूर्ति, नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति उसे आहत करती थी। तो वो क्या करता था, अपने चश्मों में से कुछ एक आधा चश्मा जो है वो वहाँ से निकाल कर नेताजी की मूर्ति पर चढ़ा देता था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट अगला पेज है। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? ओरिजिनल मतलब वास्तविक, यानी कि वास्तविक जो संगमरमर की मूर्ति थी तो संगमरमर का चश्मा होना चाहिए था, परंतु वो नहीं था। तो क्यों नहीं था, उसका कारण भी आगे देखेंगे। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। तोंद आपको बताया था, पेट का आगे का बढ़ा हुआ भाग। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अर्थात उसका एक कारण हम यह समझ सकते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर, सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति बनाई गई थी, उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तो हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। द्रवित मीन्स पिघलाने वाली, हृदय को पिघलाने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। अर्थात कहने का मतलब है वो केवल एक ड्राइंग मास्टर था, तो मूर्तिकार नहीं था, वो ड्राइंग मास्टर था। ड्राइंग मास्टर, एक सामान्य ड्राइंग मास्टर होने के बाद भी उसने मूर्ति बनाने का जिम्मा लिया, अपनी जिम्मेदारी ली और उसको बनाया, परंतु वो उस मूर्ति का चश्मा कैसे बनाए उसका उसे अनुमान नहीं था। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। दूसरा कारण कि उसने मूर्ति में चश्मा बनाने की कोशिश की होगी परंतु असफल रहा। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। तीसरा कारण कि उसका चश्मा बारीकी के कारण टूट भी गया होगा। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। तो अभी तक हमने ये देखा कि मूर्ति में जो कमी थी, क्या कमी थी, उसमें चश्मा नहीं था। तो चश्मा ना होने के क्या कारण थे? पहला कि मास्टर जो था वो एक ड्राइंग मास्टर था, उसे मूर्ति पर चश्मा, पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए उसका अनुमान नहीं था। दूसरा, उसने कोशिश की परंतु वह असफल रहा। तीसरा, बारीकी के कारण उसका चश्मा टूट गया होगा। और अगला हम ये कह सकते हैं कि मास्टर बनाना ही भूल गया होगा। और अगला हम और कारण बता सकते हैं कि उसने चश्मा फिट किया होगा, परंतु वह निकल गया होगा, इसलिए मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। कौतुक भरा मीन्स हैरानी भरा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा,
क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अर्थात कैप्टन को कैप्टन क्यों कहा जाता था? सेनानी ना होते हुए भी, क्योंकि वो सेनानी नहीं था। जैसे कि हवलदार साहब ने पूछा पान वाले से कि क्या वो एक नेताजी का साथी था, या फिर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था उसका कोई भूतपूर्व सिपाही था। तो वह कुछ भी नहीं था इन दोनों में से। तो उसे फिर भी लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि उसके मन में देशभक्ति थी और वह देशभक्तों का सम्मान करता था। दिल में उसके कूट कूट कर देशभक्ति जो थी वो भरी हुई थी, इसलिए सेनानी ना होते हुए भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। अब देखो ये जो पंक्ति कही गई है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये पंक्ति कही गई है पान वाले के द्वारा। तो अब आप सोचिए, क्या कैप्टन के लिए इस तरह का प्रतिक्रिया देना, क्या ये ठीक है? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। नहीं, ये प्रतिक्रिया बिल्कुल ही अनुचित है, क्योंकि वो एक देशभक्त है। उसे देशभक्तों का सम्मान, वह देशभक्तों का सम्मान करना जानता है। और जब भी, क्योंकि नेताजी की मूर्ति अधूरी थी तो उसे वो आहत करती थी, और ऐसे देशभक्त के लिए हम इस तरह की अगर प्रतिक्रिया देंगे तो बिल्कुल ही अनुचित है। हमें ऐसे देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया उनके लिए नहीं देनी चाहिए। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला और अब एक बंद दुकान के सहारे अपनी बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि वह एक आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही भी नहीं था और ना ही वो कोई सैनिक था, तो उसे फिर भी मतलब क्यों कहते हैं कैप्टन? उसकी देशभक्ति और देशभक्तों के सम्मान के कारण उसे कैप्टन कहते हैं। और अभी जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी हैं उसमें हम ये प्रश्न बना सकते हैं कि कैप्टन का चरित्र चित्रण कीजिए। कैप्टन का चरित्र चित्रण, उसमें आप उसकी वेशभूषा और वो क्या करते थे वो भी बता सकते हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि एक वो बेहद बूढ़े व्यक्ति थे, मरियल से थे और सिर पर गांधी टोपी पहनते थे और आंखों पर काला चश्मा था, हाथ में छोटी सी संदूकची लिए एक गली से निकलकर दूसरी गली में वो फेरी लगाते हुए अपने चश्मों को बेचते थे। उनके पास दुकान नहीं थी, वह देशभक्त थे, देशभक्तों का सम्मान करते थे। तो इसे कैप्टन क्यों कहते हैं ये आपको मैंने अभी उत्तर दे ही दिया है। क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, अर्थात हवलदार साहब को भी हम देशभक्त कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रसन्न होते थे जब हवलदार साहब जो थे वो मूर्ति पर चश्मा बदले हुए देखते थे या मूर्ति देखते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे पर अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला बदतमीज। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की मूर्ति आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पानी नीचे थूका
और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अर्थात जब मूर्ति पर उन्होंने चश्मा नहीं देखा तो उनकी एक मस्तिष्क में एक प्रश्न आया कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। तो उसका उत्तर जो पान वाले ने दिया कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी। और यहाँ पर कैप्टन का एक चरित्र हमारे सामने आता है कि वो एक संवेदनशील व्यक्ति भी है। जहाँ वो कैप्टन का मजाक उड़ाता है वहाँ वो आंसू भी बहाता है उसकी मृत्यु पर, तो एक संवेदनशील व्यक्ति भी है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का। कौम अर्थात होता है लोगों का समूह। कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देशभक्त होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। तो हालदार साहब ये पंक्तियाँ सोच रहे हैं कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। अर्थात उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं और अपने लिए क्या करते हैं, वो बिकने के मौके ढूंढती हैं। अर्थात हमारे देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो देशभक्त हैं और देशभक्तों का सम्मान करते हैं, और दूसरे वे देशभक्त कैसे हैं, जो अपनी घर गृहस्थी जवानी जिनकी सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं देश की रक्षा करने के लिए। और वे लोग क्या करते हैं, केवल उनका मजाक उड़ाते हैं, और अगर उन्हें बिकने के मौके मिले तो वे अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने देश घर परिवार सब कुछ बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, उन देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए और जो ऐसे स्वार्थी लोग हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। तो आगे देखेंगे। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। कस्बे की हृदय स्थली का मतलब है केंद्र, सेंटर जिसे कहते हैं, वहाँ पर प्रतिष्ठापित होगी अर्थात स्थापित होगी। वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो थी वो स्थापित थी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई, क्योंकि हालदार साहब की आदत थी कि वो क्या करते थे, कस्बे में आते थे, रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति की तरफ देखते थे। और जैसे ही वो उस कस्बे से गुजरे, आदत से मजबूर उनकी आंखें जो थी वो मूर्ति पर रुकी गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। अर्थात पहले तो उन्होंने ड्राइवर को कह दिया था कि वो जीप को नहीं रोके और आगे बढ़ता चला जाए। तो पहले तो उन्होंने ड्राइवर को मना कर दिया था, परंतु बाद में अचानक से उन्होंने रोका, मतलब ड्राइवर को बोला कि वो जीप को रोक दे। तो ऐसा क्या देखा वो देखेंगे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन आपको पता है कि सावधान की स्थिति जो होती है उसमें खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। अर्थात उन्होंने देखा कि सरकंडे का चश्मा, सरकंडा क्या होती है, एक तरह की घास होती है। तो सरकंडा एक तरह की घास होती है जिससे बच्चे जो है वो चश्मा बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अभी इतनी सी बात क्या थी कि तो वो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने से मना कर दिया, परंतु बाद में उन्होंने अचानक से रोकने के लिए बोला। अर्थात उन्होंने कुछ देख लिया था। वो क्या देखा था, उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देख लिया था और ये सरकंडे का चश्मा बच्चों ने बनाया था। तो अंतिम जो पंक्ति है, हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात क्या थी हमारी, बच्चों के द्वारा चश्मा लगाया जाना, यानी कि मूर्ति पर चश्मा होना, ये इतनी सी बात है।
परंतु ये इतनी सी बात ना होकर ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात किस लिए हम कह सकते हैं कि बच्चों में भी आजकल की जो भावी पीढ़ी है, आने वाली जो भावी पीढ़ी है, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उसमें भी देशभक्ति है, देशभक्तों का सम्मान करना जानते हैं वो, और देशभक्ति जो है अभी भी ज़िंदा है। तो ये इतनी सी बात ना होकर बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर भी आशय पूछा जा सकता है कि इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो यहाँ इतनी सी बात का क्या आशय है? इतनी सी बात का अर्थ है मूर्ति पर चश्मे का होना, सरकंडे के चश्मे का होना। परंतु ये इतनी सी बात न होकर एक महत्वपूर्ण बात है, अर्थात अभी भी देशभक्ति ज़िंदा है। और केवल देशभक्ति बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी है। बच्चे भी देशभक्त हैं हमारे, और वे भी देशभक्तों का सम्मान करना जानते हैं। तो यह एक इतनी सी बात नहीं, एक महत्वपूर्ण बात है। अभी हमने ये पाठ जो है वो पढ़ लिया है। इसके बाद जो आपका प्रश्न अभ्यास है, इसको आप स्वयं करेंगे पाठ के आधार पर। लगभग प्रश्न जो हैं वो आपके इस पाठ में ही आ चुके हैं, तो आप इसे ध्यान से करेंगे। और अगर कोई आपका कोई संशय हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।